नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ, वो टॉपिक लगातार न्यूज़ में बना ही रहता है। लगभग 2-3 सालों से ये लगातार आपको खबरों में मिलता ही रहेगा। आप कभी भी जब भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर को खोलेंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ शब्द जैसे कि खालिस्तान, कनाडा, खालिस्तानी आतंकवादी विदेशों से एक्टिव, ऐसी चीजें आपको मिलती रहेंगी। इसी क्रम में अभी हाल में ही एक घटना हुई है, जब हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर लंदन दौरे पर गए थे। तो एक थिंक टैंक से बात करके जब वो वहां से बाहर निकले, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एस जयशंकर के इमेज के बगल में बिल्कुल, है ना। तो वहां पर खालिस्तान के झंडे देख रहे हैं। तो वहां पर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठे, तो वहां पर कुछ उपद्रवी लोग जो खालिस्तान के समर्थक लोग थे, खालिस्तान सेपरेटिस्ट लोग थे, उन्होंने उनकी गाड़ी के सामने आके उनकी न केवल सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर चिन्ह उठाया, बल्कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी अपमान किया। उनके सामने आके उन्होंने तिरंगे को फाड़ा भी। और न्यूज कटिंग्स ये बताती भी हैं कि शायद उनका हमला करने का वहां पर विचार था। इसके अलावा आपने एक ऑपरेशन के बारे में सुना होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 में, 1984 के जो दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे, जिसमें अभी सज्जन कुमार को, अभी कुछ ही दिनों पहले सज्जन कुमार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये है कहाँ ना। तो आज हम खालिस्तान के बारे में और इन सब टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे अभी आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि डीपली कंसर्न्ड ओवर द जयशंकर सिक्योरिटी ब्रेक, इंडिया टेल्स यूके टू टेक एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट्स। तो हमारे विदेश मंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है, तो भारत सरकार ने कहा है यूके गवर्नमेंट से, यूके फॉर यूनाइटेड गवर्नमेंट, सॉरी यूनाइटेड किंगडम, वहां की गवर्नमेंट को बोला है कि जो दोषी है उनके साथ उचित कार्रवाई हो जानी चाहिए। और ये तिरंगे का अपमान वगैरह, ये सब जो घटनाएं हुई हैं, ये पुलिस की मौजूदगी में हुई हुई है। वहां पर पुलिस वहां पर उस टाइम पर मौजूद थी। देखो यहाँ पर आपको कई सारी कटिंग दिख रही होंगी। जयशंकर सिक्योरिटी ब्रेक इन लंदन, हाउ खालिस्तान मूवमेंट इमर्ज्ड इन यूके। नहीं, ये कई सारी चीजें, प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट, ये, है ना, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, जो है खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान। आपको कुछ दिनों पहले खालिस्तान के चक्कर में भारत और कनाडा के रिश्तों में जो दिक्कत आई थी, वो भी आप लोगों ने देखी होगी, है ना। वहां पर एक आतंकवादी है जो इंडिया से वांटेड भी है, पन्नू नाम है उसका कुछ, है ना। ये आपको चलता रहा होगा। इसके अलावा एक और न्यूज की बात ये है कि अभी हाल में ही सज्जन कुमार वाज अवॉर्डेड लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इन कनेक्शन विद द मर्डर्स ऑफ 2 पर्सन ड्यूरिंग द एंटी सिख राइट्स इन 1984। 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, उनमें सज्जन सिंह को दोषी पाया गया और उनको आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई। अब ये इनके बारे में तो हम ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे, इतना जान लीजिएगा कि ये कांग्रेस के, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, तो ये कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं मंत्री रहे हैं। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो टॉपिक, मेन टॉपिक अपना ये नहीं है, अभी मेन टॉपिक है अपना यहाँ पर खालिस्तान। तो इससे भी ये दोनों चीजें यहाँ पे न्यूज में आ गई। इसके अलावा आपने जो इस वर्ष के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें एक चीज अ, उस टाइम पर बिल्कुल खबरों में थी। जो एक नाम था, वो था अमृतपाल सिंह, है ना। अमृतपाल सिंह और जनरल सिंह भिंडरेवाला, ये दोनों नाम इस टाइम पर अचानक से सुर्खियों में आ गए थे। तो इनके बारे में भी बात करेंगे। तो अमृतपाल सिंह, ये समझ लो कि दुबई से लौटा हुआ एक भारतीय नागरिक, जिसने लोकसभा में चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन जेल से चुनाव लड़ा।
क्योंकि ये खालिस्तानी मतलब प्रो खालिस्तानी या खालिस्तान सेपरेटिस्ट विचारधारा को मानने वाला है, और ये चुनाव जीत भी गया है ना। ये आपको न्यूज चैनल की कटिंग यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन पर। मैं साइड में हो जाता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, खालिस्तान सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह विंस फ्रॉम पंजाब, ये आपको दिख रहे होंगे। तो फिलहाल ये बंद, जेल में बंद है। और अभी हाल में इससे रिलेटेड एक और खबर भी आई है कि अमृतपाल सिंह के जो पिताजी हैं, उन्होंने ये गुहार लगाई है कि ये अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जब संसदीय क्षेत्र के लिए कोई काम ये नहीं कर पाएंगे, तो और इसके अलावा जब ये काम नहीं हो पाएगा, और बोल सकते हैं कि ये जब जेल में बंद है तो संसद की कार्रवाइयों में भी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जब संसद की कार्रवाइयों में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो संसदीय प्रक्रिया में एक नियम होता है कि जो कोई भी सांसद लगातार 60 दिनों तक संसद की कार्रवाइयों में उपस्थित नहीं होता है, उसे संसद से निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है। आई थिंक आर्टिकल 101(4) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 101 में है लगभग ये व्यवस्था, तो आप देख सकते हैं। तो इसकी निर्योग्यता का प्रश्न आ रहा है, और लगातार लगभग 46 दिन इनके कंप्लीट हो चुके हैं इससे रिलेटेड, तो इनकी निर्योग्यता का मामला भी सामने है। तो ये सारे के सारे टॉपिक मिला के हमारा अभी खालिस्तान एक बहुत जबरदस्त तरीके से न्यूज में है। तो आज हम खालिस्तान के बारे में सब कुछ, उसके इतिहास से रिलेटेड सब कुछ जान लेंगे, और इसी के साथ हम क्या करेंगे कि सिख रिलीजन क्या है, सिख कौन है, और इसके अलावा सिख एम्पायर क्या था, इसके बारे में भी हम आज ब्रीफ में जान लेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं कोई सिख धर्म के बारे में विशेषज्ञता हासिल किए हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये जनरल जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है और सामान्य इतिहास में जो पढ़ाया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी वो स्टैंडर्ड बुक से आपकी मैच करेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने मन से कुछ भी बोल दूं। तो यहाँ पर आप इसको लेकर के निश्चिंत रह सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हु आर सिख्स। तो सिख के बारे में अगर बात करें तो सिख धर्म मूलतः एक समूह था, धार्मिक समूह था, ऐसा बोल सकते हैं, जो गुरु नानक देव जी, जो कि भारत में भक्ति आंदोलन के टाइम के एक प्रमुख संत रहे हैं, उनकी सीख यानी कि शिक्षा, उनकी शिक्षा अर्थात सीख को मानकर उनके हिसाब से चलने वाले लोगों को सिख कहा गया है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं अर्थात सीख पर चलने वाले लोगों को क्या कहा गया, सिख कहा गया। तो ये सिख नाम तो ये ऐसे पड़ा, तो सिख का ये सिस्टम हो गया यहाँ पे। अब ये इन्होंने अपनी एक विशिष्ट धार्मिक व्यवस्था स्टार्ट की थी। इस धार्मिक व्यवस्था में गुरु नानक देव जी ने आपस में भाईचारा वगैरह बढ़ाने के लिए, देखो उस टाइम पर भक्ति आंदोलन के टाइम पर भारत पर इस्लामिक रूल चल रहा था, तो भाईचारा वगैरह बढ़ाने के लिए, अपने ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने एक दो व्यवस्था अपनाई बहुत अच्छी, जिनको बोलते हैं लंगर और संगत, है ना। इनको संगत पंगत भी बोलते हैं। पंगत मत लंगर और पंगत एक ही मानो, जहां पर कई सारे लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। और संगत का मतलब हो गया बहुत सारे लोग बैठ करके एक साथ भगवान का गुणगान अथवा कीर्तन करते हैं। तो ये संगत और पंगत की व्यवस्था गुरु नानक देव जी ने प्रारंभ की। तो सिख धर्म का प्रारंभ भी गुरु नानक देव जी से ही माना जाता है, और उन्हीं की शिक्षाओं को मानने के कारण, सीख को मानने के कारण ये लोग सिख कहलाए, है ना। इतना आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही सिख धर्म में इनके धर्म के स्तंभ कहे जाने वाले 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं, जिनमें सबसे पहले गुरु थे अनडाउटेडली
गुरु नानक देव जी, जिन्होंने लंगर और संगत की व्यवस्था स्टार्ट की। इसके बाद आते हैं गुरु अंगद जी। गुरु अंगद ने क्या किया था कि जो इनकी भाषा है सिख धर्म में, जो लोग आज के टाइम जिसको हम पंजाबी भाषा भी बोलते हैं, इसके लिए जो स्क्रिप्ट अर्थात लिपि तैयार की थी उसका नाम था गुरुमुखी। तो गुरुमुखी लिपि तैयार करने का काम गुरु अंगद जी ने किया था। इसके बाद आते हैं गुरु अमरदास, उसके बाद फिर गुरु रामदास। गुरु अमरदास ने क्या किया था कि मंजी नाम की एक प्रथा थी, मंजी ट्रेडिशन, इसको स्टार्ट किया था और उन्होंने सिखों को एक बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक इकाई के रूप में इन्होंने स्थापित करने का इस मंजी प्रथा से प्रयास किया था। उसके ध्यान रखना ये सारे के सारे फैक्ट आपको आपके एग्जाम में भी काम आएंगे, है ना। और इस आगे जो हम खालिस्तान के बारे में आगे बात करेंगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वहां पर इससे आपको लिंक होती हुई देखेंगी, तो इनको ध्यान से देखते चलिएगा। तो गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर सिटी, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है ना, तो अमृतसर सिटी को इन्होंने स्टेब्लिश किया था। इसके बाद गुरु अर्जन देव आते हैं। इन्होंने समेशन ऑफ आदि ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसका संकलन करने का काम गुरु अर्जन देव जी के नाम जाता है। इसके बाद गुरु हरगोविंद, यहाँ पर इस इनको आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके रखिएगा, इसको तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल। गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त, अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अकाल तख्त। ये अकाल तख्त हमको जब हम जनरल सिंह भिंडरावाला के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो वहां पर इसका अकाल तख्त का नाम आएगा, तो याद करके रखना वहां पे, है ना। इसके बाद गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, और फिर आते हैं नौवे गुरु, गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। आनंदपुर साहिब एक जगह का नाम है पंजाब में, तो आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। इसका नाम भी आपको खालिस्तान के उसमें दिखेगा, है ना, क्योंकि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर सिखों के जो 10वें और आखिरी गुरु हुए हैं, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों के लिए पंच ककार के स्कंदर कृपाणे से 5 ककारों की व्यवस्था की थी। और मूलतः सिखों को एक लड़ाकू कौम बनाने का श्रेय अगर किसी भी व्यक्ति को जा सकता है तो वो निसंदेह गुरु गोविंद सिंह जी ही होंगे। तो ये सिख धर्म के बारे में अपने काम के लिए इतनी चीजें अभी अपने लिए पर्याप्त होंगी। इससे ज्यादा जानने की जरूरत अभी मुझे नहीं लगता कि हमको है अपने पर्टिकुलर इस क्लास के लिए। अब देखते हैं सिख एम्पायर। तो सिख धर्म ऐसे धर्म के नाम से ही ऐसे इकट्ठा होता हुआ चला। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके एक साल बाद लगभग गुरु गोविंद सिंह जी की मतलब उनका स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद इस्लामिक रूल से जो बहादुर शाह फर्स्ट राजा बना है, उसके साथ इनका गुरु गोविंद सिंह जी का वो था शिष्य या बंदा बहादुर, वो लड़ाई करता रहा। ऐसे चलते चलते ये एक इकट्ठे रूप में एक प्रशासनिक इकाई के रूप में ये चलने लगे थे, है ना, क्योंकि वो मंजी प्रथा से प्रशासनिक इकाई ऐसे चलते रहे। फिर औरंगजेब के मरने के बाद इसको उत्तरवर्ती मुगल काल में इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतिहास की क्लास है नहीं तो हम इतिहास के बारे में भी आपको डिटेल में बता दें। तो उत्तरवर्ती मुगल लगातार कमजोर होते गए, विदेशी आक्रमण हुए, इसी क्रम में मराठों ने भी इनको कमजोर किया और दिल्ली पर अपना लगभग आधिपत्य स्थापित कर लिया। किंग मेकर की भूमिका में मराठे इस टाइम पर आ गए थे। इस टाइम पर मराठे शीर्ष पर थे और उत्तर भारत में इनका दबदबा था। अब उत्तर भारत में अब आता है टाइम 1761 का, 1761 का, है ना। तो 1761 में आपने एक फेमस युद्ध का नाम सुना होगा, पानीपत।
पानीपत की लड़ाई सुनी है ना, आखिरी लड़ाई पानीपत की, ये हुई है अपनी अ, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें मराठे बुरी तरीके से हारते हैं, है ना, और वापस से अपने साउथ इंडिया में महाराष्ट्र की साइड लौट आते हैं, और अहमद शाह अब्दाली भी उनको हरा के वहीं से लौट जाता है। लेकिन बीच में एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ है, वहां पर सिख ग्रुप है, सिख यूनिट है, वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई है। वह पुनः एक बार इकट्ठी होती है, और लगभग 1764 के आसपास कुछ गणमान्य लोग, गणमान्य मतलब सम्माननीय लोग अमृतसर में इकट्ठे होते हैं, और वहां पर सिक्कों मतलब कॉइन्स कॉइन्स को ढाल के सिक्के ढालने की व्यवस्था चलती थी, है ना, मिंटिंग सिंपली। तो सिक्कों को ढाल करके उन्होंने अपना एक राज्य की स्थापना लगभग कर ली 1764 में। अब ये कई सारे मिसलों में विभाजित थे, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं, इसकी हमको जरूरत है नहीं। अब इसी सिख राज्य में आगे चल के एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। इनके बारे में उम्मीद करता हूं आप सभी ने सुन करके रखा होगा पहले से, है ना। महाराजा रणजीत सिंह, बोला जाता है कि इनके पास एशिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी। कौन सी आर्मी थी? सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फिर भी इन्होंने कंपनी के साथ कभी संघर्ष की भूमिका में ये नहीं आई। ये इन्होंने कंपनी के साथ हमेशा एक समझौतावादी रवैया रखा था, समझौतावादी कि उनसे लड़ेंगे नहीं, है ना। कई सारी संधियां भी की, और कुल मिला के अपना सिस्टम चलाते रहे। अंग्रेजों के साथ इन्होंने लड़ाई नहीं की। सिंध की संधि, ये कई सारी चीजें इनमें आती हैं आपकी। फिर इसके बाद 1839 में जब इनकी डेथ हो जाती है, देखो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा, है ना, सिख एम्पायर। तो ये तो एक इमेज दिख रही होगी जो पुरानी सी इमेज है, और एक जो आउटलाइन मैप है जो हम जनरली अपने रिवीजन के लिए, मैपिंग के रिवीजन के लिए ऐसे मैप का यूज करते हैं। तो उसमें आप देखिएगा, तो वर्तमान अगर समय के हिसाब से देखें तो सिख एम्पायर लगभग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आधा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इतने सारे एरिया तक ये फैला हुआ है ना। तो कुल मिला के बहुत बड़ा ये वास्ट मतलब एम्पायर अच्छा खासा फैला हुआ था उत्तरी भारत में। तो 1839 का टाइम आप क्या समझ पा रहे हैं कि इतिहास अगर किसी ने पढ़ा हो तो यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे थे कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनी अपना चुके थे। इस टाइम पर अंग्रेज सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा भाग हमारे कब्जे में आ जाना चाहिए, जिससे कि हम अपना विस्तार कर पाए और कंपनी को प्रॉफिट में ले जा पाए। इतना क्लियर है ना। और इसी टाइम पर इनकी डेथ हो जाती है रणजीत सिंह की। तो इनके यहाँ पर फिर उत्तराधिकार सक्सेशन का जो संघर्ष होता है वो चलता है। और इसी क्रम में अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत और जो राज परिवार के लोग थे उनकी महत्वाकांक्षा के कारण अंग्रेजों के साथ इनके टकराव स्टार्ट होते हैं। और अंग्रेजों के साथ इनके सिख लोगों मतलब सिख एम्पायर बोल लो, सिख डायनेस्टी बोल लो, है ना, सिख रूलर्स बोल लो, इनके दो युद्ध हुए हैं ना। एंग्लो सिख वॉर, देयर आर टू एंग्लो सिख वॉर हुए हैं। एक 1845 से 1846 चला है, और एक 1848 से 1849 चला है। तो संक्षेप में इनके बारे में भी जान लेते हैं, अब यहाँ पर आ गए हैं तो। 1845 से 46 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था, आई थिंक हार्डिंग था इस टाइम पे, हार्डिंग था। और दोनों ही युद्धों में कुल मिला के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीती थी। इसमें कोई शक शुबा और संदेह की बात है नहीं, दोनों में जीती थी। जब 1845 यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में कंपनी जीती थी, तो उसके बाद 1846 में 1846 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था लाहौर ट्रीटी। लाहौर की संधि हुई थी 1946 में।
इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इनके ऊपर कंपनसेशन लगाया था, है ना? क्योंकि जीतने वाली पार्टी अ, मजबूत होती है संधि संधि में हमेशा, और हारने वाली पार्टी को नुकसान की भरपाई करनी होती है। तो अंग्रेजों ने बोला कि हमारा इसमें नुकसान हुआ है, और लगभग 1 करोड़ की रकम इनसे डिमांड की थी। इसमें इनने मतलब सिखों ने यहाँ पे 50 लाख रुपए अपने राजकीय कोष से दिए, और बाकी के बदले इन्होंने कश्मीर वाला क्षेत्र अंग्रेजों को दिया। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जो लाहौर ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार ही अंग्रेजों के हाथ में कश्मीर आया, जो उन्होंने आगे चल के गुलाब सिंह को बेच दिया। और इसी वंश से संबंधित एक व्यक्ति थे महाराजा हरि सिंह, जो विभाजन के समय स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना? तो अभी हरि सिंह को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि हरि सिंह हमारे अभी आज का विषय है नहीं। देखिए, अपनी क्लास लंबी हो सकती है आज की, ये मुझे पहले ही बोलना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद आप पाएंगे कि आपको इस विषय के ऊपर कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आप पूरा शुरुआत से आखिर तक एक ही इसमें अ, मतलब एक ही लाइन में सारी चीजों को समझते हुए लिंक कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई मनोरंजक वीडियो बनाने का मेरा कोई शौक भी नहीं है ना। मनोरंजन वाले आजकल आप देख रहे हैं, पॉडकास्टर्स वगैरह जो शो लॉन्च कर रहे हैं, वो कहीं जेल की तरफ, कहीं कोई विदेशों की तरफ भागते नजर आ रहे हैं, है ना? तो मनोरंजक वीडियो बनाने का कुछ उस साइड के, है ना, सभी के बारे में बात नहीं कर रहा, उस लेवल के तो ऐसा कोई बनाने का शौक है नहीं। इसी के मतलब जिस क्षेत्र में हम हैं उसमें अध्ययन अध्यापन ही किया जा सकता है, तुम उसी क्षेत्र में है, और ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें हमारा ये वीडियो लंबा हो सकता है कि 1 घंटा ये प्लस निकल जाए, तो इसमें कोई मतलब ध्यान से आप देख लीजिएगा तो सारी चीजें समझ में रहेंगी। तो ये हो गया, लाहौर ट्रीटी हो गई। इसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। अब इस टाइम पर गवर्नर जनरल बन के आ गया था इंडिया में डलहौजी। इसके बारे में आपने अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि इसने एक पॉलिसी लाई थी जिसको हड़प नीति बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेग्स। हिंदी में इसको हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत ये बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लेग्स बोला जाता है। तो ऐसे ही मतलब बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच वाला व्यक्ति था ये। लगातार इसने बहुत सारे काम किए। इसी में इसने जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर में इनको हराया सिखों को, तो क्या किया कि जबरदस्ती 1849 में लगभग ये जो सिख एम्पायर था उसको अपने में अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंतर्गत मिला लिया। ठीक है, 1849 में। अब देखिए, जो 1764 से सिख एम्पायर स्टार्ट हुआ है वो 1849 तक आते आते फिनिश कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंतर्गत जितने भी धार्मिक संस्थान थे वो कंपनी ने मैनेज नहीं किए, तो उन पर कुछ विशिष्ट लोगों के ग्रुप का यहाँ पर कब्जा हो गया। दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड डाउन, है ना? इसको आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि ये यही पॉइंट है जो आगे आपको मतलब लिंक बनाता हुआ चलेगा, और हम खालिस्तान तक पहुंचेंगे। हम अभी खालिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी सिख धर्म के बारे में और सिख एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे, बस ग्रेजुअली, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो वहां के जो गुरुद्वारे थे, इनको कुछ विशिष्ट लोगों ने, या बोलते हैं इनको कि भ्रष्टाचारी ही बोलते हैं, भ्रष्टाचारी लोग थे जिन्होंने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। ये फिर सिस्टम आगे चला गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों ने जो गुरुद्वारे वगैरह इनका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, बाद में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और इनको भ्रष्टाचारी भी कहा गया।
फिर आगे चलते चलते हम सभी जानते हैं कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट 1857। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज में कई सारे चेंज किए। हाँ, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते बढ़ते 1885 में कांग्रेस अस्तित्व में आ जाती है अपना। और उसके बाद इसमें दो धड़े चलते हैं, एक नरमपंथी एक गरमपंथी। ये शुरुआत में नरमपंथियों का बोलबाला रहता है। तो 1905 में सेपरेशन ऑफ बंगाल, अब यहाँ पर स्पीड में जा रहे हैं अभी, है ना। सेपरेशन ऑफ बंगाल होता है, इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, विदेशी वस्तुओं की होली वगैरह जलाई जाती है। अब 1905 के बाद इंडिया में मूवमेंट होना स्टार्ट हो गए स्वदेशी मूवमेंट के साथ, इसलिए मैंने ये बताया। अब 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसमें अंग्रेज भी एक पार्टी थे। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी भी इंडिया में वापस आ गए, इंडिया अर्थात भारत ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फर्स्ट। तो भारत में गांधी जी 1915 में वापस आ गए, और 1915 में वापस आने के बाद उन्होंने, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही थी, तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में अंग्रेजों को हेल्प किया उन्होंने। अंग्रेजों को हेल्प किया तो उनको सार्जेंट बोला गया। क्या बोला गया? सार्जेंट। अंग्रेजों के लिए भर्ती कराने वाला, मतलब सैनिकों की भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी बोला गया। अब गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया था कि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर हम ऐसे बुरे टाइम में इनकी, अंग्रेजों की हेल्प करेंगे तो ये हमको एटलीस्ट डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब खुद स्वायत्तता हमको थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन बाद में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में, तो आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में कि यहाँ पर आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आ जाता है तो फिर रॉलेट सत्याग्रह होता है। रॉल इसके बाद आप देखोगे कि खिलाफत मूवमेंट भी यहीं पर चल रहा है 1918 के बाद। फिर यहाँ पर एक और जो बहुत बड़ा मूवमेंट गांधी जी ने इस टाइम पर स्टार्ट किया था, और लोगों को बताया कि अंग्रेज अपने दम पर हम पर रूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे ही सहयोग से हम पर रूल कर पा रहे हैं। तो इस कारण उन्होंने बोला कि अगर हम इनका सहयोग बंद कर दें, यानी कि हमारे ही कॉपरेशन से ये हम पर रूल कर रहे हैं इतना खतरनाक तरीके से, अगर हम इनके साथ कोऑपरेट ना करें, अर्थात नॉन कोऑपरेशन करते हैं, तो ये हमारे ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। और इसी सीक्वेंस के साथ जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अर्थात असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब हम इनका सहयोग ना करेंगे, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट ये रहा, है ना। अब फिलहाल इतना ही जरूरी है अपने इसके लिए, नहीं तो ये पूरी मॉडर्न इंडिया की क्लास हो जाएगी, है ना। वैसे भी हिस्ट्री की क्लास ज्यादा लग रही है, ठीक है। लेकिन ये चलता चला है, लेकिन इसी टाइम पे, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि जो गुरुद्वारे वगैरह का मैनेजमेंट था, वो कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। तो 1920 में 1920 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं अकाली मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अकाली मूवमेंट। अब अकाली मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे? तो इनका सिंपल सा फंडा था कि जो गुरुद्वारे वगैरह हैं, इनका मैनेजमेंट उन लोगों से हटाकर, जो लोग अभी कर रहे हैं, उन लोगों से इस मैनेजमेंट को हटा करके हमको दिया जाए ना। और इन्होंने सरकार को प्रेशराइज किया, इसको दबाव में डाला, और सरकार फाइनली दबाव में आई भी। ये मूवमेंट आपको बुक्स के कहीं कहीं आप देखोगे। हो सकता है आप में से कोई लोग विकिपीडिया के शौकीन हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कभी भी विकिपीडिया से सॉरी, कभी भी विकिपीडिया से अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि एडिटेबल वेबसाइट है, कोई भी कुछ भी अपडेट कर सकता है, तो कुछ भी जानकारी हो सकती है। लेकिन विकिपीडिया जैसी चीजों पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि कहीं आपको 1920 मिल जाए। लेकिन अगर आप बुक्स के शौकीन हैं, बुक आपने देखी होंगी, तो 1922 से लेकर के 1927 के बीच में ये मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, हमको देखने को मिलता है। अब अकाली मूवमेंट प्रेशराइज कर रहा है सरकार को कि इनका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट उन लोगों से हटा के हमको दिया जाए। तो फाइनली इन 1925 एक विधेयक अर्थात बिल के माध्यम से एक कमेटी बनाई जाती है, जिसके माध्यम से अ, जो गुरुद्वारों का मैनेजमेंट है, इस कमेटी को दे दिया जाता है। अब इस कमेटी का नाम आपने सुना होगा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति।
तो ये समिति 1925 में अपनी अस्तित्व में आ गई थी। अब इसके पास गुरुद्वारों का मैनेजमेंट भी आ गया, तो इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट था, अंग्रेजों ने हमको मतलब ये सिस्टम दे दिया, मैनेजमेंट का अधिकार हमको मिल गया। लगभग 250 के समथिंग लोग होते थे, इलेक्शन के बाद इनका प्रेसिडेंट वगैरह ये सब कुछ चुना जाता था। नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई खास चीज ऐसी है नहीं जो याद रखना हो। तो इनके मन में एक बात थी कि अब जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए मूवमेंट चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे आंदोलन, तो अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तो जो सिख एम्पायर वाला रीजन है, सिख एम्पायर है, और वो जो भी राज्य क्षेत्र है जो था वो इन्होंने लिया था, वो हमको वापस मिल जाएगा। क्लियर है ना? सिख एम्पायर हमको वापस मिल जाएगा, ये उन्होंने सोच के रखा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आगे चल के तो देखेंगे। तो इस ये चल रहा था। अब इस टाइम पे स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई थी और मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग स्थापित कर दी थी। और पूर्ण स्वराज की मांग के तहत एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एक नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जहां पर यह बता दिया था कि भारत भविष्य में चल के एक संघ होगा और डेमोक्रेटिक बेसिस पर, डेमोक्रेसी के बेसिस पर यहाँ की गवर्नमेंट बनेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर यहाँ पर चुनाव होंगे। तो ये ऐसा सिस्टम होगा। तो यहाँ से इनको डाउट हुआ कि चूंकि इनकी संख्या कम थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इस टाइम पर इस क्षेत्र को। तो ये चलता रहा। फाइनली 1947 में माउंटबेटन प्लान लागू होने के बाद भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश अस्तित्व में आते हैं यहाँ पे। और विभाजन की विविधता इतनी ज्यादा थी कि लोग इधर से उधर जा रहे थे, बहुत सारी हत्याएं भी हो रही थी इसी सीक्वेंस में। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, इसने अपना लगभग आधा भाग और आधी जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई इसकी, और 150 से ज्यादा सिखों के धार्मिक स्थान वर्तमान पाकिस्तान में चले गए। तो इससे इनको बहुत ठेस पहुंची यहाँ पर। लेकिन खैर जैसे तैसे करके यहाँ पर रह गए। तो वहां से फिर जब सिख लोग वापस से यहाँ पर भाग के आए, तो इन्होंने देखा कि अब हमारा नंबर, हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादा हो रहा है ना। और इसका इस टाइम पर नाम दे दिया गया था पेप्सू, PEPSU, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो यहाँ पर से इन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र, स्वतंत्र बोलना ठीक नहीं है, ऐसा बोल लो कि एक अपनी भाषा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर एक नया राज्य बनाने की मांग 1948 से स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। लेकिन ऐसे यहीं पर मांग नहीं चल रही थी, ये महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र उस टाइम पर बम्बई राज्य हुआ करता था, मराठी भाषा वाले महाराष्ट्र और गुजरात के वाले गुजरात के लिए आंदोलन कर रहे थे। मद्रास में तमिल वाले अलग अलग लगे हुए थे और तेलुगु वाले आंध्र प्रदेश के लिए लगे हुए थे। तो यहाँ पर इसकी जांच करने के लिए सरकार ने एस.के. दर कमीशन और जेबीपी समिति बनाई, जिन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने की मांग को स्पष्टता नकार दिया। फिर आगे चल के पोट्टी श्रीरामलू आंध्र प्रदेश के हैं। इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए कि भैया हमको मद्रास से अलग करो और तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को मान्यता दो। सरकार ने अनसुनी किया और फाइनली इनकी डेथ हो गई अनशन करते हुए। तो इसके बाद साउथ में जो भयंकर आतंक हुआ है ना, इसके बाद तो सरकार झुकी है और आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य बनाया भी है। और इन्होंने क्या किया कि एक कमीशन बनाया, जस्टिस फजल अली कमीशन, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। इसने क्या किया था कि 16 राज्य स्टेट्स है ना, 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज का सुझाव दिया था, जिसके बाद सरकार ने 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए भी थे। लेकिन इसमें ना तो बंबई से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया गया था, ना ही जो पेप्सू था वहां से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को अलग किया गया था। इससे क्या हुआ कि दोनों ही जगह पर भयंकर दंगे हुए। और इसी टाइम पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम नाम मैं अभी
मिस कर रहा हूँ। क्या नाम था इनका, देखो देखते हैं। एंग्लो सिख वॉर ये देख लिए थे हमने, है ना। अब ये खालिस्तान के बारे में यहाँ से हम, आखिर खालिस्तान है क्या, तो यहाँ पर देख लो कि 1948 से ये मांग लगभग स्टार्ट हो गई थी, और जो ऑफिशियल मांग है ये 1986 के आसपास हुई थी, ये हम इसको बताएंगे। पंजाबी सूबा मूवमेंट इसके बाद स्टार्ट होता है मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व, मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में। एक आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, है ना, बिल्कुल। तो मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में एक पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसके बाद क्या होता है कि लगातार दंगे वगैरह भड़कते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद 1962 में इंडो चाइना वॉर होता है, उससे निकल पाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो जाता है। उसके कुछ समय उपरांत 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है। तो इन दोनों युद्धों में सिख सैनिकों ने अपनी इंपॉर्टेंस स्थापित की, और लोगों को अपनी महत्वपूर्णता साबित की कि हम इतने इंपॉर्टेंट है बॉस, है ना, हल्के में लेने का ट्राई मत कीजिएगा। तो 1966 में फाइनली पाकिस्तान, सॉरी, पंजाब से क्या किया कि हिंदी भाषी क्षेत्र और पहाड़ी भाषी क्षेत्र को अलग अलग कर दिया, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश इस टाइम पर यूटी था, और ये इसको राज्य बना दिया था। ठीक है, अब पंजाब सेपरेट राज्य हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे 1967 में चुनाव भी होते हैं, और अकाली दल एक बहुत मेजोरिटी के साथ यहाँ पर सरकार बनाता है। अब अकाली दल जब सरकार बनाता है तो ये सरकार पूरी नहीं चल पाती है, कारण रहता है, मतलब अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाती है। इसके कारण कई सारे हैं। कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा हो, इंडियन पॉलिटी में, तो आपको पता होगा कि ये 1970 के बाद का टाइम इंडिया में दल बदल, मतलब कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और कहीं भी चले गए ना, तो ये सिस्टम लगातार चल रहा था। इसके बाद 10th शेड्यूल भी भारतीय संविधान में ये लाई गई इसको रोकने के लिए, लेकिन खैर अभी तक नहीं आई थी। तो इसके चक्कर में लगातार ये टर्म कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, पंजाब की जनता इनको जिताई जा रही थी, और ये अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इससे कई सारे, मतलब झंझट हुए। फिर 1972 के आसपास चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाती है, और इसी टाइम पर हो सक एक बोलते हैं कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अब आनंदपुर साहिब, देखो मैं आपको बताऊं, पीछे देखिए, गुरु तेग बहादुर वाली लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या क्या लिखा है वहां पे, है ना। इसलिए मैंने बोला था कि आनंदपुर साहिब को यहाँ पर याद रखना, और सपोर्टर ऑफ हिंदुइज्म ये भी ध्यान रखना। तो फिर 72 में चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस जीतती है, और इसी टाइम पर एक वो भी आता है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में, जिसका संशोधित या ऑफिशियल जो वर्जन है, जो 1977 में इसको प्रकाशित किया गया था, इसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए। ये मतलब ऐसा हो गया कि स्वतंत्र देश जैसी व्यवस्था इसमें बताई गई थी लगभग। तो बहुत विवाद हुए इसको लेकर, लोगों को भड़काया भी गया। अब ये चीजें लगातार चल रही हैं बराबर, है ना, लोगों को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के हिसाब से लगातार भड़काया जा रहा है, ये तो चल ही रहा है। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अभी अकाली दल और जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है, इसमें सहमति बनी हुई है एक साथ, है ना, इनका एक छत्र राज जैसा चल रहा है। लेकिन अब कांग्रेस चाहती है कि इनकी पावर को थोड़ा कम किया जाए, तो एक व्यक्ति की एंट्री होती है यहाँ पर, वो है जर्नैल सिंह भिंडरावाला। जर्नैल सिंह, ये नाम बिल्कुल याद रहना चाहिए, है ना, किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना है ये नाम, जर्नैल सिंह भिंडरावाला। अब जर्नैल सिंह भिंडरावाला एक संस्था होती थी जिसको बोलते थे दमदमी तत्काल, है ना। ये पंजाब में
मोगा डिस्ट्रिक्ट में एक भिंडर गांव है, वहां से कार्य करते थे। अब ये व्यक्ति जो जनरल सिंह था वो इससे जुड़ा हुआ था। अब चूंकि ये गांव था भिंडर, इसलिए इसको भिंडरावाला भी बोलते हैं। तो जनरल सिंह भिंडरावाला को अब ये धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में ये वाली संस्था दमदमी तत्काल शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में ये काम लगातार करती थी। इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था जर्नल सिंह। क्योंकि ये भिंडर गांव से था, मोगा डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब में, तो इसको भिंडरावाला भी बोलते हैं। इसको कांग्रेस ने क्या किया कि अकाली दल के खिलाफ जो अकाली दल के खिलाफ जो मैनेजमेंट कमेटी थी ना, गुरुद्वारा, शिरोमणि गुरुद्वारा, एसजीपीसी बोलते हैं जिसको, है ना, एसजीपीसी में अकाली दल के जो चुनाव हुआ था उसमें अकाली दल के खिलाफ भिंडरावाला को इन्होंने, कांग्रेस ने खड़ा किया। मतलब कांग्रेस का समर्थन इस टाइम पर इसको ना, ये मर्ज ये सॉरी, कांग्रेस का समर्थन इसको है लगातार। तो इसने मतलब ये चरमपंथ की तरफ यहाँ से इसने मुड़ना स्टार्ट किया। अब एक सिखों में ग्रुप होता था निरंकारी सिख का। निरंकारी सिख क्या होते थे कि उनको जो नॉर्मल जो सिख हैं वो 10 गुरु मानते हैं, लेकिन ये 10 से आगे भी गुरुओं को मानते हैं। तो इनकी निरंकारी सिखों ने क्या बोला कि अब इस टाइम पर कोई मीटिंग करने का इन्होंने प्लान किया, लेकिन भिंडरावाला ने इसको मना कर दिया और फाइनली दंगे वगैरह भी हुए, कई हत्याएं भी हुई। लेकिन चूंकि भिंडरावाला को सरकार का सपोर्ट था तो भिंडरावाला को सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, 1981 का सेंसस, जनगणना। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही जनगणना होती है तो जनगणना में कई सारे डेटा पूछे जाते हैं। उनमें से एक डेटा आपकी मातृभाषा का भी पूछा जाता है। इस टाइम पर भिंडरावाला की तरफ से ये निर्देश जारी करवाए गए सभी के लिए कि सभी लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी ही बताएंगे। इससे हिंदू लोग डरे डरे घूम रहे थे। तो पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर होते थे शायद, जहां तक मैं नाम याद कर पा रहा हूँ, लाला जगत नारायण शायद नाम था उनका। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको जाके, आई एम नॉट श्योर। तो लाला जगत नारायण नाम के व्यक्ति थे, वो डेली ये छापते थे कि हिंदुओं को क्या करना है, कि कोई डरने की कोई बात है ही नहीं। जब आपसे डेटा पूछा जाए तो आपको सिंपली बता देना है कि हमारी मातृभाषा हिंदी हिंदी है। अब इस टाइम पर भिंडरावाला को सरकार का सपोर्ट है ही, तो वो चरमपंथ की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे उसको ये चीजें तो पसंद बिल्कुल आएंगी नहीं। ये चीजें उसको पसंद बिल्कुल आएंगी नहीं। तो इन चरमपंथी लोगों ने जो एडिटर महोदय हैं उनको गोली मार दी। अब सरकार पर अब गिरफ्तारी करने का दबाव बढ़ा कि अब भिंडरावाला को गिरफ्तार करना पड़ेगा, और फाइनली सरकार ने इसको गिरफ्तार किया भी। लेकिन जैसे ही गिरफ्तार किया तो, क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी बन चुका था अब तक, तो इसके समर्थक अनकंट्रोल्ड होने लगे और कई सारी हत्याएं वगैरह होने लगी, जिससे सरकार पर दबाव बनाया गया कि भिंडरावाला को छोड़ो। और सरकार फाइनली दबाव में आई भी और भिंडरावाला को इन्होंने छुड़ा भी। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ही ये भिंडरावाला छूटा, इसको ये और अकाली दल पहले अलग अलग होते थे, इनमें कंपटीशन चलता था, लेकिन अब इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और बोला कि अब हमको एक ही उद्देश्य है हमारा, कि अब हम जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है उस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को मतलब लागू करवाएंगे हर हालत में, है ना। तो ये उनका उद्देश्य चलता था और इसके लिए उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा नाम की व्यवस्था, मतलब फाइनली धर्म युद्ध मोर्चा नाम की व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया। अब एक मतलब वायलेंस का रास्ता अपनाने का, है ना, बोर नहीं होना है अभी, है ना, बस पहुंचने ही वाले हैं हम अपने मेन पॉइंट तक। थोड़ी सी देर और जेल के रखिए, है ना। तो 1982 में दिल्ली
एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा था। और खालिस्तान का नाम तो नहीं आया था, लेकिन सेपरेटिस्ट विचारधारा यहाँ पर आ चुकी थी। सरकार के पास सरकार को ये जिम्मेदारी थी सरकार की कि इन गेम्स को शांतिपूर्वक तरीके से करवाए, और भिंडरावाला ये जानता था कि अगर यहाँ पे कुछ उपद्रव करेंगे तो उसको ग्लोबल कवरेज मिलेगी, है ना, वैश्विक मीडिया होगी यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर ये व्यापक कवरेज मिलेगी। तो ये दोनों के बीच में इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। तो इसके बाद पंजाब में जो माहौल इसने भिंडरवाला ने जो माहौल बना के रखा है, इसको हमने अपनी हेडिंग में टेरर का नाम दिया है ना। अब इस टाइम पर लूट मार डकैती, है ना, प्लेन हाईजैक, ये सारे काम, 2 बार प्लेन हाईजैक हुए ये। एक बार तो पाकिस्तान लेकर के गए, वहां पर जगह नहीं मिली तो वापस से यहाँ पर अमृतसर में ही लैंड करवाया था। तो 2 बार इन्होंने लगभग प्लेनों को हाईजैक किया, बसों को हाईजैक किया, कई सारी हत्याएं करवाई, लूटपाट करवाई और मतलब जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वहां के, सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी हमले, बहुत सारे हमले करवाए। लेकिन इसी बीच 1983 के समथिंग की ये बात है। 1983 में लगभग आई थिंक अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में एक इम्पोर्टेंट घटना घटती है कि एक बस को हाईजैक किया गया। अक्टूबर महीने में एक बस को हाईजैक किया गया, उसको रोका गया, उसमें से हिंदू यात्रियों को बाहर निकाला गया और इनको सामने से शूट कर दिया, मतलब इन सबको गोली मार दी। अब क्या हुआ कि सरकार, इससे पूरे पंजाब में अव्यवस्था फैल गई, और एक व्यवस्था चलती है हमारे उसमें संविधान में कि जब भी राज्य में पब्लिक ऑर्डर खतरे में होता है, या राज्य कोई भी या स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो नहीं कर पाता है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो यहाँ की पब्लिक ऑर्डर तो पंजाब का पूरी तरह से चौपट हो चुका है। तो आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, सो पंजाब में भी फाइनली राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया। अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार अभी यहाँ पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करें कि 15 अगस्त को, जब देखो प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो स्टेट जो भी अपने लिए कानून बनाती है, उन स्टेट की पूरी, मतलब जितने भी कानून बनाने के राइट्स होते हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट के पास पहुंच जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो अब राज्य की कोई खास अधिकारता यहाँ पर बचती है नहीं। पूरा रूल और गवर्नेंस कहाँ से चलता है अपना, सरकार से चलता, केंद्र सरकार से चलता है इस दौरान, जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता है। प्रेसिडेंट रूल जब लग गया तो कार्रवाई की आशंका हुई। तो भिंडरावाला ने अपने जो काम को, मतलब अपना जो ऑपरेट करने की जगह ही उसको चेंज किया, और इसको करके वो पहुंच गया जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर में एक जगह है जिसका नाम था अकाल तख्त। याद करो स्टार्टिंग में अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, ये बात आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि ये मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता चुका हूँ, इसका काम आगे पढ़ने वाला है। तो उसने अकाल तख्त से अपना काम करना स्टार्ट किया, और बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियारों को इकट्ठा किया, और ट्रकों में भर भर के हथियार आ रहे थे यहाँ पे इस टाइम पे, है ना। और ये मतलब बहुत ही खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे, और अपने लड़ाकों को कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों से ट्रेनिंग दिलवा रहे थे जिनको युद्ध के मामले में पर्याप्त अनुभव है। अब उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे तो उनका नाम मैं बोल दूंगा। तो कुछ विशिष्ट लोगों ने इनको ट्रेनिंग भी दी थी इस टाइम पे।
है ना। तो ये फाइनली स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वहां से ये अपनी आतंकवादी और सेपरेटिस्ट विचारधारा को लागू करवाने का ये पूरा प्रयास करने लगा। अब देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब ये स्वर्ण मंदिर में चला गया। अब स्वर्ण मंदिर में क्यों गया? क्योंकि इसको पूरा भरोसा था कि सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता कि गोल्डन टेम्पल में आके मुझे कोई खरोच भी आके कर पाए। तो इसके बाद सरकार ने ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमला ही किया, सरकार ने इनके साथ समझौता प्रस्ताव भी भिजवाया था, लेकिन भिंडरावाला ने इसको तुरंत रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। अब इसकी लोकेशन वगैरह की जानकारी के लिए आर्मी ने प्लान बनाए, जाहिर सी बात है सीक्रेट प्लान होंगे, इसके लिए उनको सर्वे वगैरह करना होगा। तो आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, सैनिक वगैरह हैं, ये सिविल ड्रेस में उसमें घुसने लगे। कहाँ पर? गोल्डन टेम्पल में सिविल ड्रेस में ये वहां पर घुसने लगे। और मेजर कुलदीप सिंह बरार एक व्यक्ति हैं, जो आप पर बिल्कुल यहाँ पे इमेज दिख रही होगी आपको बिल्कुल कोने में। तो वहां पर जो सेंटर में दिख रहे हैं वो कुलदीप सिंह बरार हैं। इनको ये ऑपरेशन को करने की जिम्मेदारी थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि बात का तो चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब जो इतना सीक्रेट तरीके से ये प्लान को एक्टिवेट किया जा रहा था कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो सर भारत के जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी होता है, उसको सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, तो उसको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और 1984 को 1 जून 1984 में 1 जून को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, है ना। और फोन लाइन काट दी गई। जितने भी देसी और विदेशी पत्रकार उस समय अमृतसर में थे, सबको सरकारी गाड़ी में भर करके बाहर निकाल दिया गया। कोई एक पत्रकार रह गए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सभी को लगभग बाहर निकाल दिया वहां से। और फिर ऑपरेशन प्रारंभ हुआ। सरकार जो आर्मी ने सोचा था कि हम भिंडरावाला को आसानी से जाएंगे पकड़ लेंगे, लेकिन भाई साहब जबरदस्त तैयारी थी उनकी ना। और भयंकर लड़ाई हुई उसमें। आप एंटी टैंक गन्स से लेकर के स्नाइपर, ये सारे के सारे एडवांस वेपन्स उनके पास थे। इसके बाद क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर वगैरह से देखा गया कि देखो, एक तो लड़ाई की ही जा रही थी, और अंदर जो बेसिक नीड्स की सप्लाई होती थी, जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसकी सप्लाई भी आर्मी ने बंद कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि गांव, आसपास के गांवों के लोग हथियारों से लैस होके बिल्कुल स्वर्ण मंदिर की तरफ यानी कि अमृतसर की तरफ बढ़े आ रहे हैं। तो मजबूरी में आर्मी को फिर ये अपना ऑपरेशन 1 से 2 दिन में निपटाना था। और आर्मी ने एक भयंकर कार्रवाई की और फाइनली इसको निपटा दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आप जैसे इमेज देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, जो 1984 का सिख राइट है, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना। ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें कितना खतरनाक नुकसान हुआ है गोल्डन टेम्पल को ना। ये अकाल तख्त की इमेज है। देखो यहाँ पे तसल्ली से कितना भयंकर इस यहाँ पे नुकसान हुआ। जब ये नुकसान की तस्वीरें जब अगले दिन जब बाहर से आई, अगले दिन लगभग सुबह 5 बजे तक इन्होंने ऑपरेशन कर लिया था कंप्लीट, 5-6 जून को, है ना। तो जब ये तस्वीरें बाहर आई तो पूरे विश्व में जो सिख समुदाय रहता है उसमें एक मतलब क्रोध आ गया उनको, है ना। बहुत बुरा लगा उनको ये देख के कि स्वर्ण मंदिर की क्या हालत हो गई है। अब इसके बाद ये ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे। लेकिन अब इंदिरा गांधी के खिलाफ लगातार लगातार क्या हुआ कि
नाराजगी बढ़ती गई। इंटेलिजेंस ने उनको खबर दी कि भाई देखो, आपके जो अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, उनमें जो भी सिख सैनिक हो, इस टाइम भलाई यही होगी कि आप इनको बाहर निकाल दें। लेकिन इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के नाम से ऐसे ही मशहूर थोड़ी ना है। उन्होंने उस टाइम पर भी साहस दिखाया और बोला कि ऐसा करने से क्या होगा कि मैसेज बहुत गलत जाएगा, और हो सकता है कि इसके बाद ऐसा लगे कि सिख समुदाय के लोग ये सोचे कि चंद आतंकवादियों की वजह से इन्होंने पूरी सिख जो धर्म है, सिख लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया और सभी को इन्होंने आतंकवादी मान लिया। तो ये विश्वासघाती टाइप के, ऐसे देशद्रोही टाइप का भाव जाएगा, तो उन्होंने इनको नहीं हटाया। लेकिन इंटेलिजेंस की आशंका गलत नहीं निकली, और इनको फिर दो व्यक्ति थे, एक बैरंट सिंह और एक सतवंत सिंह, है ना। 31 अक्टूबर को 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 को इनके ही अंगरक्षकों ने इनको लगभग 17-18 गोलियां इनको मार दी, और फिर इनको झटपट एम्स में भर्ती भी कराया गया। लेकिन दोपहर 2 बजे तक इनकी डेथ की न्यूज आ जाती है। जैसे ही ये न्यूज आई, देखो यहाँ पर आप, इसकी भी मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग इंडियन एक्सप्रेस की लगा के रखी है ना। देखो यहाँ पे बिल्कुल ऊपर मेरे सर के पास ना, यहाँ पे साइड में हट जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, इंदिरा गांधी शॉट डेड। तो इसकी खबर दोपहर 2 बजे के आसपास लगभग आ गई थी। फिर क्या हुआ, जैसे ही ये खबर आई तो फिर एम्स के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और दंगे स्टार्ट हो गए। सिखों को, जहां भी सिख दिखे वहां पर उनके साथ मारपिटाई होने लगी। कनॉट प्लेस में उनकी दुकानों को लूट लिया गया। ऐसी कई सारी, मतलब बहुत सारे क्राइम्स हुए, और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। ये बात ध्यान रखने योग्य है यहाँ पे। पुलिस अपना काम ठीक से तो छोड़ो, बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, है ना। अब ये पता नहीं किस कारण से। और इसी टाइम पर बहुत सारी हत्याएं भी हुई, जहां पर इनमें सज्जन सिंह का नाम भी आता है, और भी एक दो लोग थे उनका नाम भी आता है, जिनको अभी हाल में ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है ना। तो ये 1984 में एंटी सिख राइट्स। इसके बाद जैसे तैसे ये मामला ठंडा हुआ। फिर राजीव गांधी जी इसके बाद सरकार में आए। इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद राजीव गांधी जो चुनाव हुए, उसमें राजीव गांधी जी बहुत भारी विजयी मतों से विजयी हुए, और अच्छी सीटें आई उनको। मतलब लगभग आई थिंक सबसे ज्यादा सीटें उसी बार कांग्रेस ने जीती थी। तो जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने वक्तव्यों में ये कहा कि पंजाब की समस्या उनके लिए एक बहुत भारी समस्या है। इसी टाइम पर ध्यान रखना, ईस्टर्न साइड में और असम स्टूडेंट्स यूनियन वाला ये मुद्दा भी, लगातार अवैध बांग्लादेशियों वाला मुद्दा भी चल रहा था। तो इसी टाइम पर 1985 में असम अकॉर्ड भी साइन किया जाता है इनके द्वारा। और इनके द्वारा फिर 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगेवाला भी राजीव लोंगेवाला अकॉर्ड भी शामिल किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि भविष्य में आगे चल के चंडीगढ़ को इसमें शामिल कर दिया जाएगा पंजाब में, लेकिन ये रियलिटी में कभी नहीं हुआ। इसके बाद 1986 में फिर से फिर से कुछ लोगों ने, जो कि भिंडरावाला के समर्थक थे, क्योंकि उस भिंडरावाला भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसकी विचारधारा इतनी जल्दी खत्म थोड़ी ना हुई। अभी तक खत्म नहीं हो पाई, विचार कहाँ मरते हैं इतनी जल्दी। तो उसके समर्थन में कुछ लोग फिर से यहाँ पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास बैठने लगे वहां पे। लेकिन फिर इसके इनसे निपटने के लिए सरकार ने अब की बार आर्मी का इस्तेमाल नहीं किया, स्टेट पुलिस से ही काम करवा लिया। अब 1986 में ही पहली बार ऑफिशियली माना जाता है कि खालिस्तान की मांग सामने आई। खालिस्तान मतलब सिखों का एक देश। खालिस्तान मतलब सिखों का एक स्वतंत्र देश। और कहीं ना कहीं कुछ
अकाली नेता भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, है ना। हो सकता है कि अब ना आते हो, लेकिन शुरुआत में तो कम से कम आए ही थे। अंदर कुछ और होता है और बाहर जो खबरें आती हैं वो कुछ और होती हैं। तो इसके हिसाब से ऐसे मामला भी कई सारे मामले ऐसे सामने आए थे। तो 1986 से इसके ऑफिशियली खालिस्तान की मांग आई, और दो बार 1986 और 88 में लगभग खालिस्तान के समर्थक लोग गोल्डन टेम्पल के आसपास इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे स्टेट पुलिस ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन थंडर नाम से, और उनको यहाँ से रघु चक्कर कर देती है। यहाँ से ये लोग भाग के जाते हैं, कई लोग बाहर चले गए, इंग्लैंड, कोई कनाडा, कोई कहीं, बाकी मतलब ये मूवमेंट यहाँ पर लगभग खत्म हो गया। तब से ये लोग विदेशों में ही एक्टिव है, कहीं सिख फॉर जस्टिस, कहीं कोई संगठन, कहीं कोई संगठन, ये बना के लगातार ऐसे काम, मतलब मजाक वाले काम और गालियां खाने वाले काम करते ही रहते हैं, और फिर उनको तरीके से गालियां मिलती भी है ना। सोशल मीडिया पे जाके देखो, तरीके से गालियां मिलती है, कोई है अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, है ना। कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड पर ऐसे आरोप लगते भी रहे हैं कि ये लोग इनको फंड करते हैं। खैर, जो भी बात हो, ये हमारा विषय नहीं है। हो सकता है करते भी, हो सकता है नहीं भी करते हो, हमें क्या। ये अपना अपने जांच एजेंसियां और विदेश मंत्रालय देखेगा, तो भाई पढ़ने पढ़ाने का काम है, देख रहे हैं यहाँ पे। फिर अचानक से 2019-20 में आपने एक खबर सुनी होगी, किसान आंदोलन की ना। 2021 ये लगातार किसान आंदोलन की खबरें आ रही थी। इसी टाइम पे एक व्यक्ति चर्चा में आते हैं जिनका नाम है दीप सिंधु। क्या नाम है? दीप सिंधु। अब दीप सिंधु ने 2021 में लगभग एक संगठन बनाया था जिनका नाम था बारिश पंजाब दे। क्या नाम था? बारिश पंजाब दे। बारिश पंजाब दे मतलब पंजाब के उत्तराधिकारी, है ना। तो इनका ऑफिशियल नाम संदीप सिंह सिद्धू था, लेकिन दीप सिंधु भी इनको बोलते हैं। बोला जाता है कि ये कभी अमृतपाल सिंह से नहीं मिले। अब अमृतपाल सिंह का चैप्टर हो गया यहाँ पे स्टार्ट, है ना। अमृतपाल सिंह से ये कभी नहीं मिले, लेकिन जब 2022 में अमृतपाल सिंह भारत आता है, ये 2012 में लगभग दुबई गया था काम की तलाश में भारत से। 2022 में यहाँ पे आया और दुबई से ही ये पहले ऑपरेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आया, उससे पहले ये दीप सिंधु थे, ये एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद ये अमृतपाल सिंह बारिश पंजाब दे का हेड बन जाता है। और यहाँ पे आके उसने वही अपना गदर मचानी स्टार्ट की, भिंडरवाला को आदर्श माना, है ना, और खालिस्तान की मांग को रखा बिल्कुल पुरजोर तरीके से ना। उस मूवमेंट को दोबारा से स्टार्ट किया और पुलिस वालों की नाक में दम करके रख दी इसने, अरेस्ट करने के लिए। फाइनली ये अप्रैल में अरेस्ट होता है, अप्रैल सरेंडर करता है लगभग, है ना। अरेस्ट हो भी जाता है, जिसकी इमेजेस आपको मैंने बताई थी। कहाँ है इमेज? अमृतपाल सिंह, हाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये अप्रैल में ये अरेस्ट यहाँ पे हो जाता है, अप्रैल में अरेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव आते हैं। लोकसभा चुनाव में ये चुनाव लड़ता है, और इसका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो खादूर क्षेत्र, पंजाब में है कोई, खादूर साहिब क्षेत्र है, वहां से ये लड़ा और ये भारी बहुमत से जीत भी गया। देखो, खालिस्तान सेपरेटिस्ट अमृतपाल सिंह विंस फ्रॉम पंजाब, ये आती है। जेल से ही इसने अपना नॉमिनेशन किया हुआ था, वहां से ये इसने चुनाव लड़ा भी, तो ये जीत गया। और यही मामला अभी ये चल रहा है, क्योंकि ये जब से जीता है तब से संसद की कार्रवाइयों में इसने भाग नहीं ले पाया है, और 60 दिन तक कार्रवाइयों को भाग अगर कोई न ले तो संसद उसको निर्योग्य घोषित कर देती है, उसको उसकी सदस्यता को रद्द कर देती है ना। तो ये मामला इसका भी चल रहा था। तो अपना इस वीडियो में हमने शुरुआत से, जहां से सिख धर्म स्टार्ट हुआ है, भक्ति आंदोलन से लेके
ना 2024 तक, 2025 तक, जो अभी फरवरी में सजा हुई है ना, तो वहां तक हमने लगभग इसको कवर कर लिया पूरा, फुल। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ थोड़ा सा बोरियत महसूस हुई हो, लेकिन डिटेल आपके पास मेरी तरफ से कंप्लीटली प्रोवाइड करवाई गई है ना। अब अपने लास्ट पड़ाव पर है। आपको इतना बड़ा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको शुभकामनाएं भी मैं देना चाहता हूं कि आपने बहुत सारा प्यार देके अपने इस प्लेटफॉर्म को 25,000 लोगों को इसके साथ जोड़ लिया है ना। अभी एक दो दिन पहले ही लगभग 25,000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल ने अपने कंप्लीट किए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।